देखिए, हम लोग पिछला टॉपिक क्या पढ़े थे? ये सारा देखे थे हम लोग। ऋग्वेद की रचना की तिथि पे बात हुआ था। वेद के रचयिता कौन है? अभी जो थोड़ी देर पहले आपसे ये वाला पूछे कि जो प्राचीन नाम था, जो आधुनिक नाम, नदियों का जो नाम है, वो एग्जाम में आपसे पूछ ही लेता है। एकदम इसको याद ही कर लेना, और याद करने का तरीका आपको बताया। क्या करना है? दोनों को मिला के पढ़ना है। झेलम, वितास्ता, ब्यास, विपाशा, रावी, परुष्णी, कुभा, काबुल, गंडक, सदानीरा, चेनाब, अस्कनी, सतुद्री, सतलज, सिंध, सिंधु, घग्गर, सरस्वती। उसके पहले और क्या देखे थे हम लोग? वर्ण शब्द का जो चर्चा है ना, इसके बारे में देखे थे कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के अध्ययन करता है वो क्या बोलते थे? होत्री बोलते थे। याद है? नहीं सब बताए थे। ठीक है, ये सब चीज तो हो गया था हमारा। अब आज हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो भौगोलिक विशेषता है वो हम लोग समझते हैं। अब ऋग्वेद, अच्छा आपको याद होगा हड़प्पा वाला भूगोल पढ़ाए थे। हड़प्पा का जो क्षेत्र बताया थे, कहाँ से कहाँ तक विस्तार था उसका? उत्तर में जम्मू कश्मीर का जो मांडा था, वहाँ से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक था? दैमाबाद तक था। जबकि पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में कहाँ तक था? सुतका गेंडोर तक था, जो पाकिस्तानी प्रांत है। तो ये इसका क्या था? भूगोल था। और आपको हमने बताया कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जितने सारे आर्य हैं वो किधर विस्थापित होते चलेगा? गंगा नदी के किनारे, उत्तर भारत की तरफ। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ यहाँ का। ऋग्वेद में उल्लेखित जितने भी नदी हैं, जितने भी पहाड़ हैं, और जितने भी प्रदेशों के नाम हैं, ये सभी चीज़ की जानकारी कहाँ मिलती है? उस समय उस जमाने का जितना भी पहाड़, नदी और प्रदेश की जानकारी, वो सब आपको वेदों में नजर आता है। तो वेदों के अध्ययन से पता चला कि उस जमाने में जो प्रदेश का नाम क्या था, उस जमाने में नदियों को क्या बोला जाता था, है ना। तो देखा जाए तो ज्योग्राफी का बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको दिखता है। साथ ही साथ देखिए ऋग्वैदिक भूगोल में आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, संपूर्ण पाकिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान का समावेश है। यानी उस जमाने के भूगोल के हिसाब से कितने क्षेत्र की जानकारी मिलती है हमको? वेस्टर्न यूपी, सटा हुआ जो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, गुजरात, ये पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, इन सभी क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। तो काफ़ी दूर तक उस जमाने में क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में क्या होगा? सिर्फ नदियों के बारे में चर्चा होगा। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। कितने नदियों का? 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें पूर्व में कौन सी नदी बहती है? गंगा। और पश्चिम में कौन सी नदी बहती थी? कुभा, काबुल। यानी एक नदी जो अफगानिस्तान की नदी है उसके बारे में चर्चा है, जो पश्चिम में बह रही है। अब पूरब में कहाँ पे है? गंगा का जो क्षेत्र है। तो इतना विशाल क्षेत्र को ये जो है कवर किया हुआ है। यमुना, सरस्वती, सतलज, रावी, झेलम और सिंधु जैसी सभी नदियाँ गंगा और काबुल के बीच बहती हुई बताई गई है। और ये इन्फॉर्मेशन क्या है? बिल्कुल सही है ना? क्या गलत इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन तो हमारा एकदम करेक्ट है। तो यानी कि जो ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है उस जमाने का, वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। उसके अलावा ऋग्वैदिक राज्य की बात अगर करें तो यहाँ पे भरत कुल के लोग, जिनके नाम पर, देखिए उस जमाने में भरत नाम का एक कबीला हुआ था, या कुल का क्षेत्र कह सकते हैं। छोटा क्षेत्र था, वहाँ कई सारे लोग रहते थे। उनके पूर्वज का नाम भरत रहा होगा। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा। तो भरत कुल के जो लोग थे, जिनके नाम पे संपूर्ण देश का नाम क्या पड़ा हमारा? भारत। तो ये जो भारत नाम पड़ा किनके नाम पे? इसी भरत नाम के कुल के नाम पे पड़ा था। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण था। वे सरस्वती और यमुना के बीच पे बसा हुआ प्रदेश था। देखिए लोकेशन भी बता दिया कि यहाँ जो हमारा सरस्वती नदी है
और यमुना नदी जो ऐसे करके गंगा में आके मिल जाती है, इसके बीच का जो कबीला वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भरत का क्षेत्र था। और वहीं से इस कबीला का विस्तार हुआ धीरे धीरे करके, और उसी भरत कुल के नाम पे संपूर्ण देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। अब ये देखिए, ऋग्वेद के जो 7वें मंडल है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम का है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में चर्चा है। दशराज युद्ध कभी नाम सुने हैं? हाँ, एक तरफ अकेला राजा और दूसरे तरफ 10 राजा है, इन दोनों में युद्ध हुआ है। और उस युद्ध में ये अकेला राजा उन सभी 10 राजा को हरा देता है। ये देखिए, ये जो राजा हैं, देखिए राजा सुदास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजा सुदास किस कुल के थे? ये त्रिशु कुल का भरतवंशी राजा था, वही भरत कुल का था ये। देखिए, किसी कुल के नाम पे अगर पूरा का पूरा देश का नाम पड़ रहा है, इसका मतलब उस कुल के जो लोग होंगे कितना महान होंगे। आप सुने होंगे बहुत जगह का नाम, किसी चौक चौराहे का नाम किसी आदमी के नाम से होता है, जैसे अम्बेडकर चौक, गांधी चौक, शास्त्री चौक, नेहरू चौक। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर किसी क्षेत्र का नाम पड़ रहा है, कोई चौक चौराहे का नाम पड़ रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति जो रहा होगा वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होगा। तो भरत कुल का नाम इन्होंने रोशन किया, राजा सुदास। तो राजा सुदास किस कुल के थे? त्रिशु कुल का भरतवंशी राजा था, इसी वंश का था। उसके विरुद्ध लड़ने वाले 10 राजाओं के राजा का वर्णन मिलता है। ये सारे 10 राज्य के राजा थे। पुरु है, यदु है, तुक्ष है, अनु है, दुहर्द है, अलीन है, वक्त है, भालन, शिबी और विशानिन। और इन सभी क्षेत्र को अकेला बंदा हराया है राजा सुदास। तो सोचिए कितना पराक्रमी राजा होगा अपने जमाने का, बहुत ही महान राजा कहलाते हैं। अब देखिए, कुछ क्षेत्र का जो प्रदेश का नाम भी बता, जैसे कि पुरु क्षेत्र जो है, पुरु क्षेत्र कौन सा पड़ता है? कुरुक्षेत्र वाला जो हरियाणा वाला एरिया है, वहां के भी राजा थे। त्रिशु, ये देखिए त्रिशु, रावी नदी के जो पूर्व का हिस्सा था, हड़प्पा याद है? रावी नदी का जो पूर्व का हिस्सा, वहां के राजा थे। सिंधु नदी के पश्चिम में कौन कौन थे? और काबुल नदी तक का जो क्षेत्र था उसमें था अलीन, पक्त, भालन और शिबी। और इन सभी राजाओं को ये बंदा अकेला हराया है, राजा सुदास। ठीक है, तो राजा सुदास का जो दशराज युद्ध का जो चर्चा है वो ऋग्वेद के कितने मंडल मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास की चर्चा है, दशराज युद्ध का वर्णन है। पूछ देगा निम्नलिखित में थे दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? 7वें मंडल में। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए सवाल, देखिए जो सबसे जो कंट्रोवर्सी वाला जो चीज़ है, अब हम लोग उस पर बात कर रहे हैं कि ये जो आर्य संस्कृति है, जो आर्य लोगों का जो अपना कल्चर जो आकर के यहाँ पे बसाया गया, अब उनकी आइडेंटिटी यानी उनकी पहचान से रिलेटेड मुद्दा जो है वो हम लोग समझते हैं। कहा जाता है कि आर्य संभवतः उत्तरी पूर्वी ईरान से ये लोग आए थे, या फिर जो कैस्पियन सागर का जो एरिया है उस क्षेत्र से आए थे, यानी मध्य एशिया से आए थे। ये इतिहास की किताब में लिखा हुआ है। अब इसमें आप जितना बहस करना, जितना चर्चा करना वो कर सकते हैं आप। आने वाले में समय में अगर हमारे पास कोई अच्छा एविडेंस अगर मिलेगा, इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। एनसीईआरटी तो ये मानता है कि मध्य एशिया से ये लोग आए थे। वे लंबे समय तक छोटे छोटे समूहों में आए, अचानक से सभी लोग उठ के तो नहीं आ गए होंगे, छोटे छोटे गुट में आए होंगे, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग। धीरे धीरे करके आके यहाँ के क्या कर दिए, बसने लगे। जैसे आज जो दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में जितने सारे महानगर हैं, वहाँ की जो आबादी है काफ़ी घनी हो चुकी है। इतना पॉपुलेशन कैसे बढ़ा? अचानक से तो नहीं बढ़ा होगा। गांव से पहले थोड़ा थोड़ा आदमी गया होगा, 2-4 आदमी। उस ज़माने में परदेश जा कर के कमाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लोग अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता था, अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते थे पहले के टाइम में।
लेकिन जब लोगों को लगा कि नहीं रोजगार बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो घर से निकले। और निकलने के बाद जब आदमी पहुंचा, मुंबई पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, नासिक पहुंचा, कमाने लगा, फिर आसपास के लोग जब देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई, तो फिर उनके साथ साथ और भी लोग जाने लगे। धीरे धीरे करके गांव से आदमी विस्थापित कहाँ होते चला गया, शहर में। और एक समय के बाद शहर का पॉपुलेशन क्या हो गया, काफ़ी बढ़ गया। कुछ कुछ ऐसा ही कहानी तब भी रहा होगा। अरे ये ईरान का जो क्षेत्र है, ये जो कैस्पियन सागर का जो एरिया है, वो एग्रीकल्चरल एरिया तो है नहीं, वहाँ तो खाने पीने का भी बहुत दिक्कत है। जबकि जिस जगह पे हड़प्पा वासी रहते थे वहाँ तो हरियाली था, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, लोग मज़े से रह रहे हैं, साफ सफाई ज़बरदस्त है। अरे कभी न कभी एक ज़माने में दिल्ली और मुंबई भी बहुत साफ़ सुथरा शहर में गिनती होती होगी इसके, लेकिन अब कचरा बन गया। क्यों? पॉपुलेशन के वजह से। हो सकता है कि हड़प्पा वासी का जो एरिया था, जो बाद में जाकर के काफ़ी ख़राब हो गया, इसका एक कारण ये भी रहा होगा, ओवर पॉपुलेशन। वे लंबे समय तक छोटे छोटे समूह में आए और पहले से जो लोग यहाँ पे बसे हुए थे उनके साथ रहने लगे, इसलिए भाषा और रहन सहन में मेल मिलाप होना शुरू हो गया। होगा ना? पहले आदमी जाता है तो पहले आदमी वहाँ का क्या करता है, भाषा सीखता है। फिर जब वो अपने जगह आएगा, कभी कभी जैसे दिल्ली कमाने वाला आदमी मुंबई में जो जॉब करता है, आदमी जो कमाने जाता है, जब वो पहली बार देखते हो अपने गांव आता है तो सबसे पहले उसका कपड़ा चेंज होता है, लाल पीला हरा, नीला कलर का शर्ट पहना हुआ है, पीला कलर का पैंट है और सफ़ेद कलर का जूता। आपको अलग अतरंगा जैसा ड्रेस मिलेगा, जबकि वो कल्चर गांव से मैच नहीं कर रहा है। गांव वाले को लगता है अरे देखो यार ऑकवर्ड है, अलग सा है। उसका बोलने चालने का जो भाषा है उसमें भी आपको बहुत कुछ चेंजिंग दिखेगा। तेरे को मेरे को खूब चलता है। मुंबई का आएगा तो हर चीज़ में मैं करता है वो, मैं तो भाई बोल दिया, मैं हर चीज़ में मैं करेगा वो। दिल्ली वाला तेरे को मेरे को करेगा। समझ आइएगा कभी कल्चर का उस पर नया नया प्रभाव पड़ा है। तो कल्चरल इफेक्ट जो है आर्य लोगों पर भी दिखा, हड़प्पा वासी का। लेकिन जब एक साथ रहने लगे तो हड़प्पा वासी का जो कल्चर था, वही उस कल्चर का इफेक्ट जो है वो आर्य लोगों पे भी पड़ा। यानी कि दोनों में कल्चर का ट्रांजैक्शन होता है, नहीं हुआ? हड़प्पा वासी के कल्चर को आर्य लोग अपनाए और आर्य के कल्चर को कौन अपना लिया? हड़प्पा वासी अपना लिए। और धीरे धीरे करके एक नए कल्चर का विकास होता है, एक नया कल्चर आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है यहाँ पे जो आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति, जो उच्च कुल में जो उत्पन्न हुआ है। जिस व्यक्ति का जन्म जो है उच्च कुल में हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? आर्य। जो उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्य। ठीक है। आरंभ में कहा जाता है, ये शुरुआती बोला कि आरंभिक जो आर्य थे, जो शुरू में आए थे, वो पशुचारी थे, खाना बदोश थे। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? ये पशुचारी क्यों थे? क्योंकि जब ये आए थे वहाँ से अपने क्षेत्र ईरान से, तो ईरान में तो खेती नहीं होगा, तो क्या करेगा? जानवर ही पालेगा ना। तो पशुपालन का तो तरीका वो वहीं से सीखा हुआ था। जब वो लोग आए, अच्छा खाना बदोश का मतलब होता है आज यहाँ का खाना खत्म हो गया, दूसरे जगह चले जाना है, फिर तीसरे जगह चले जाना है। वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए दर दर भटक रहा है। वो जहाँ उसको खाने पीने का साधन मिला वहीं ठहर जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये खाना बदोश थे शुरुआत में। लेकिन यहाँ जब आएंगे देखेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो लोग एक ही जगह रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके क्या होगा? पशुपालन के साथ साथ ये कृषि करना भी सीख जाएगा। अब जानवरों का वैरायटी बढ़ेगा। पहले हम कुछ जानवर से परिचित थे, घोड़ा से उतना ज़्यादा परिचित नहीं थे। अब देखिएगा बहुत सारे जानवर
जो ईरान से आएंगे, इससे हमारे यहाँ पर जानवरों की वैरायटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ना सिर्फ जानवरों की वैरायटी बढ़ेगी, बल्कि जानवरों का जो अगला जनरेशन जो आएगा वो आपको हाइब्रिड जानवर मिलेगा। हो सकता है ना कि यहाँ का जो गाय है, जो यहाँ का जो भैंस है, और जो वहाँ का जो जानवर होगा, दोनों का नस्ल अलग अलग होगा। जब एक साथ रहेगा तो एक नया नस्ल का जानवर आपको देखने को मिलेगा। तो वैरायटी केवल एक चीज में नहीं, बाकी बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। आरंभ में आर्य का उत्तर भारत के विभिन्न स्थानीय लोगों से कैसा रिलेशन रहा? दुश्मनी वाला रिलेशन था। देखना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं देखना चाहते थे? इन स्थानीय लोगों के को वो क्या बोलता था? ध्यान दीजिए, किसको बोल रहा है दास? स्थानीय लोग, जो लोग यहां रहने वाले लोग थे, जो हड़प्पा वासी थे, उसको क्या बोलते थे? दास। दस्यु भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, दीकू भी लिखा हुआ, दीकू। दस्यु, दास, दीकू, मतलब जो उनके कल्चर को नहीं मानते थे, जो उनके भगवान को नहीं मानते थे, वो उसको क्या बोलते थे? दास या दस्यु कहते थे। कारण ये था कि आर्यों के जो देवता थे उनको स्थानीय लोग नहीं पूजते थे, उनको नहीं पूजा करते थे। काहे करेंगे पूजा? कोई वजह है? अभी मान लीजिए कि यहाँ पे जो हम लोग जिस कल्चर को मानते हैं, याद होगा जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने अपना एक नया कल्चर लाने का प्रयास किया था, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोशिश किया था, जिस वजह से 1857 का क्रांति भी देखने को मिला था। 1857 की जो क्रांति थी, दरअसल वो धार्मिक क्रांति आप कह सकते हो उसको, जिसका मूलतः रीजन क्या था? धर्म। अगर वो अंग्रेज धार्मिक रूप से हमारे यहाँ पर किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते तो शायद उतना बड़ा क्रांति नहीं होता। ये चीज आपको अब देखिए, जब यहाँ के लोगों के साथ दुश्मनी होगा, झगड़े लड़ाई होंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? शुरुआत में तो फ्रिक्शन रहा, लेकिन धीरे धीरे करके उनको पता था कि रहना एक ही साथ है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, ऑप्शन दूसरा है नहीं, तो क्या हो जाएगा? हाँ, अब एक साथ क्या कर लेंगे? एडजस्टमेंट कर लेगा, रहने लगेगा। लेकिन बाद में जो आर्य थे वो स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए, और उनके साथ सबसे बड़ा अच्छी बात क्या है? वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध के बाद तो रिश्ता मधुर हो ही जाएगा, कंफर्म है। और उसके बाद जब आर्य और अनार्य का विवाह हुआ, तो अब जो अगला जनरेशन होगा वो कैसा जनरेशन है? हाइब्रिड। तो कोई अगर कहता है कि हम एकदम प्योर आर्य हैं, तो प्योर कुछ नहीं होता है। जितने भी सारे जीव जंतु प्राणी, ये प्रकृति का जितने भी चीजें हैं, वो लगभग हर एक चीज हाइब्रिड ही है। आम के पौधे का जो किस्म आप आज देखते हैं, क्या आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले या 3000 साल पहले आम का वही किस्म था? नहीं, बदलाव सब में होता है। तो विशुद्ध रूप से कोई भी आर्य नहीं है, सभी हाइब्रिड ही है। आर्य सबसे पहले कहां पे आके बसा होगा? क्या कि उधर से आने में पंजाब रास्ते में पड़ेगा, पंजाब में बसे, और धीरे धीरे वो दक्षिण पूर्व की ओर, ये देखिए इधर दक्षिण हो गया, पूर्व इधर, इस डायरेक्शन की बात बता रहे हैं। तो इधर से पंजाब से आया और किधर पहुंच रहा है? दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आकर बस गए, दिल्ली वाले क्षेत्र में आके बसे। उस समय यहाँ पास ही सरस्वती नदी बहती थी, परंतु इस नदी के सूख जाने से आर्य लोग, अब ये नदी भी सूख गया, अब धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे? और पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, गंगा नदी के किनारे बढ़ेंगे, पूर्व की ओर गंगा घाटी से आगे बढ़े और वहीं जाकर के बसने लगे। इनके बसावट में सबसे बड़ा योगदान रहा लोहा का। हाँ, क्योंकि अगर लोहा का खोज नहीं हुआ होता, ये लोग अगर लोहा से परिचित नहीं होते, तो इतना तेजी से जंगल को काट नहीं पाता, इतना तेजी से जाकर के कैसे बसता?
पेड़ काटना, वो जो तांबा का हथियार है, जो कांसा का हथियार है, उसे पेड़ काटना आसान काम थोड़ी है। ठीक है, अब देखिए इसका आगे। अब जरा सा समझते हैं ऋग्वैदिक काल का जो है इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। हर जमाने में देखिए राजनीति हर एक साल रहा है, हर सदी में रहा है। हड़प्पा काल में भी आपको बताए थे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। वहाँ पर उस जमाने में जो व्यापारी लोग थे वही प्रमुख माने जाते थे। जो सबसे अमीर व्यापारी होगा संभवतः ये माना जाता है कि वही राजा रहा होगा। उस जमाने में जो भी तो नियम कानून चलता होगा। फर्क क्या है, हम उस नियम कानून को पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कभी ना कभी तो ज्ञान होगा। जिस दिन हम हड़प्पा की लिपि को पढ़ लेंगे तब तो फिर चीज़ें और भी बेहतर होगा, और ज़्यादा हम समझेंगे। राजा जो था वो कबीले का क्या होता है, मुखिया होता था। कबीला समझते हैं ना, छोटे छोटे ग्रुप में लोग रहते थे। आज के ज़माने में अगर आप समझना चाहें तो गांव में जो टोला होता है, हर गांव में कई सारा टोला होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा बहुत ही प्राचीन संरचना है। अलग अलग टोला, हम लोग के गांव में जैसे राठौर टोला अलग है, किनवा टोला अलग है, भदौरिया का अलग टोला है। मतलब एक ही जाति में जितने सारे जो उपजाति हैं उनका अपना अपना टोला हो जाता है, टोला बना लिया है, ग्रुप। तो पहले इसी तरह होता था। तो हर एक कबीले का एक क्या होगा, मुखिया होता था, और राजा एक प्रकार का क्या था, सरदार था, जिससे प्रायः उसको जो चुना जाता था, राजा को आप सरदार भी कह सकते हो, उसको किस आधार पे चुना जाएगा, बल और शौर्य। शौर्य समझते हैं ना, शौर्य क्या होता है, ताकत। जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जो एक बार बोल दे तो सामने वाला उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझे तो महात्मा गांधी सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। महात्मा गांधी एक बार आह्वान कर देते थे तो पूरा का पूरा जो भीड़ है वो उनके साथ जो है जुट जाता था। महात्मा गांधी से तुलना करना अभी के जो नेता है उससे बहुत मुश्किल होगा। अभी के नेता को भीड़ जुटाने के लिए ना पैसा खर्चा करना पड़ता है, कुर्सी, पंडाल, उसका नाश्ता, उसके खाने पीने का सारा व्यवस्था करता है, तब जाकर के कार्यकर्ता पहुंचता है। अब महात्मा गांधी के टाइम में एक बार बोले दांडी मार्च जो है करना है, अब 20-21 दिन का है, 1-2 दिन का नहीं है। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी कहीं से चंदा वगैरह इकट्ठा करके जो है सबके खाने पीने का व्यवस्था करते थे, वो ऐसा नहीं था। उनको कोई चंदा नहीं देता था। एक आदमी अकेला बढ़ा, उसके पीछे पूरा लंबा लाइन। अब 20-21 दिन तक आदमी उनके साथ चला। ये है शौर्य, ये है ताकत। इसलिए जो आदमी महात्मा गांधी को हल्के में ले रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको गाली देना आसान लगता है। पर महात्मा गांधी को समझना, अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इतिहास ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अब वो भी लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा, और उस समय के उस सिचुएशन के हिसाब से पढ़ना होगा। अभी के हिसाब से तुलना आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शौर्य के आधार पर चुना जाता था। तो राजा बल के आधार पर और शौर्य के आधार पर चुना जाएगा। राजा का चुनाव कबीले की जो आम सभा होती थी उसको क्या बोलते थे, जो कबीले का जो आम सभा था उसको हम क्या बोलते हैं, समिति। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समिति क्या है। तो वैदिक काल की जो आम सभा था उसको हम क्या बोलते थे, समिति, और वही अपने राजा को चुनती थी। अभी के हिसाब से अगर समझिए कि उस जमाने का जो समिति था वो आज के जमाने का लोकसभा है क्या, या उसको विधानसभा भी कह सकते हैं, लोकसभा या विधानसभा। तो राजा को परीक्षा देना पड़ता था, राजा को वो उसको लड़ा के देखता था कि जो जीतेगा लड़ाई में वो बनेगा, जिसकी बुद्धि जबरदस्त है। ताकत के साथ साथ बुद्धि भी जबरदस्त होना चाहिए। रिसीव कीजिए, कौन है, बात कीजिए, देखिए कौन है।
ठीक है। तो ये सभी चीज होगा तभी आप राजा बन पाएंगे। तो राजा अपने कबीले का क्या था, ध्यान रखिएगा, राजा केवल शासन करने के लिए नहीं था, राजा ऐशो आराम करने के लिए नहीं बनाया गया था। राजा किस लिए बनाया गया था? राजा बनाया गया था अपने कबीले की रक्षा करने के लिए। जो उस कबीले का किसकी रक्षा करेगा? आम आदमी का तो रक्षा करेगा ही करेगा। आपको पता है कि हड़प्पावासी कृषि बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन जो वैदिक काल का जो कल्चर रहा उस जमाने में लोग पशुपालन बहुत ज़्यादा करने लगे थे। पशुपालन इतना ज़्यादा क्यों करने लगे? क्योंकि आर्य लोगों की वजह से अब खेती से ज़्यादा पशुपालन होने लगा। ये सबसे मजे वाली बात है। हड़प्पावासी जो है वो कृषि प्रधान था, वहां पे कृषि जो है मुख्य पेशा था। याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हड़प्पा काल में, हड़प्पा में लोगों का जो मुख्य आजीविका था वो क्या था? कृषि। और वही हड़प्पा के जो बाद है, जो वैदिक पढ़ते हैं, यहां पे क्या हो गया? पशुपालन। पशुपालन हो गया। ये सबसे बड़ा अंतर है। देख रहे इकोनॉमी कैसे चेंज हो रहा है। और ये इकोनॉमी क्यों चेंज हो रहा है? नए लोगों के आने की वजह से। भारत का भी इकोनॉमी चेंज हुआ अंग्रेजों के आने की वजह से, नहीं हुआ चेंज? भारत में कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगा, कॉटन की अलग अलग वैरायटी आने लगा, जूट की अलग अलग वैरायटी होने लगा, जो कॉफ़ी, जो टी, जो चाय की जो खेती उसमें भी वैरायटी होने लगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये परिवर्तन हुआ अंग्रेजों के, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो अंग्रेजों के आने के वजह से इतने सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। वैसे ही वैदिक कल्चर के टाइम में आर्य लोगों के आने के वजह से काफी कुछ परिवर्तन हो रहा है। सबसे बड़ा बात है कि जो समाज कृषि मूलक था अब वो पशुपालन से ज्यादा परिचित हो गया। और यही रीजन है कि गाय सबसे पवित्र जानवर माना जाने लगेगा। अब भी के टाइम में गाय का वैल्यू सबसे ज्यादा होने लगा। अब देखिए, तो राजा को जो मेनली चुना जाता था किस लिए? आप जानवरों की सुरक्षा करना। क्यों? क्योंकि उस रीजन में क्या होता था कि जानवरों की चोरी बहुत होती थी। कोई भी आदमी, वो जो बाड़ होता है, बाड़ समझते हैं ना, जो टटिया का जो लगाया हुआ रहता है, रात में आदमी जगता था, जाके टटिया खोल के सारा जानवर लेके चला आता था। आप लोग भी देखे होंगे, गांव में पहले खूब होता था ये सब, लोगों का जानवरें चुरा लेता था। नहीं कुछ तो बकरी सबसे ज़्यादा चोरी होता था, किसी का खस्ती उठा के ले चला गया। दुर्गा पूजा के टाइम में देखिएगा, जो पाठा जो बलि पड़ता है उसका भी खूब चोरी होता है। अरे गांव में तो कोरोना के टाइम में हमको याद है अच्छे से, अक्सर सुनने को मिलता था आज फलाने आदमी का जो है जो पाठा था वो हेरा गया, चोरी हो गया। अच्छा, पार्टी खूब बनाता था ये लोग। पता चला एक आदमी पार्टी दिया, सब लोग गया खाने के लिए। अब वो आदमी 2 दिन से अपना पाठा ढूंढ रहा है, और जो चुराया था वही सबको पार्टी भी दिया है, और जिसका चोरी हुआ वो भी आया है खाने के लिए। समझ रहे हैं? और उसका खुलासा हुआ बहुत बाद में, पता चला अपना ही जानवर चोरी हुआ, वही खाकर आ रहा है वो। तो गांव में ये सब चीज खूब होता था। गांव का कल्चर ना अभी भी कुछ कुछ चीज जो है आपको आज से 2000-3000 साल पहले का जो कल्चर है उससे आपको मिलता जुलता नजर आएगा। गांव में ये हरकत लोगों ने छोड़ा नहीं है। उस जमाने में भी जानवर खूब चोरी होता था, और लोगों का जो मेन धन है, सोना चांदी थोड़ी था, मेन क्या है? जानवर। जानवर ही मुख्य संपत्ति हुआ करता था। और वही जानवर की रक्षा करने के लिए क्या चुना गया था? सरदार। अब देखिए ये क्या करेगा? युद्ध में लड़ेगा भी। राजा जो है वो युद्ध में लड़ेगा भी, कबीले का सुरक्षा भी करेगा, और कबीले की ओर से देवताओं के लिए प्रार्थना भी करेगा कि हे भगवान, हमारे जो कबीला है, जो हमारा सोसाइटी है, उसकी तुम सुरक्षा करना। फिर धीरे धीरे करके, अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन बाद में देखिएगा बलि प्रथा चालू हो जाएगा, जो बलि प्रथा आज भी चल रहा है।
किस चीज के लिए? कबीले की सुरक्षा के लिए। राजा युद्ध लड़ने जा रहा है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? बलि प्रथा का इस्तेमाल हो गया, बाद में, शुरुआत में नहीं हुआ है। और ये प्रथा धीरे धीरे करके बढ़ते चला जाता है। और याद रखिएगा, राजा के पास असीमित अधिकार है, अधिकार बहुत है राजा के पास, उसका चिंता नहीं है। राजनीतिक ढांचा अगर देखा जाए तो ये एग्जाम में आया हुआ, इसलिए इसको MBBI कर देते हैं, ये खूब पूछा गया है। सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कुल। कई सारे कुल मिले होंगे तो क्या बना होगा? ग्राम। छोटा छोटा सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कुल। जैसे गांव घर में टोला चलता है, छोटे छोटे टोले को मिलाते हैं तो क्या बनता है? गांव। उस जमाने में ग्राम। फिर कई सारे छोटे छोटे गांव को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विश, पंचायत। कई छोटे छोटे विश को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जन, दैट मीन्स जिला। अब कई सारे छोटे छोटे जन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? राष्ट्र। बना ना? तो ये इकाई लगभग वैसा ही है जैसे कि आज है। आने वाले समय में इकाई में थोड़ा चेंजिंग होगा, जब आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा चेंजिंग नजर आएगा आपको। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, आपको एरो करके दे देगा। ऑप्शन नंबर 1 कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, इसका सीक्वेंस आगे पीछे करके दे देगा और यही पूछेगा आपको। इसलिए बार बार क्यों बोल रहे हैं, टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिजल्ट अगर कोई बनाएगा तो सिर्फ रिवीजन बनाता है। टेस्ट सीरीज देने वालों की बहुत संख्या है, बाढ़ है पूरा भरा हुआ हर एक सेंटर पे, बच्चे हजारों हजारों बच्चे जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? वो टेस्ट तो जाता है देने के लिए, 2-4-5 घंटा रोज अपना समय दे रहा है वो। अरे भाई, आदमी का अपना पोटेंशियल का भी कैपेसिटी होता है। एक बच्चा कितना देर पढ़ेगा? 8 घंटा, 10 घंटा। और 10 घंटे में अगर हम 4-5 घंटा अगर हम टेस्ट में दे रहे हैं, अब जो क्वेश्चन लाते हैं 2 घंटा वहाँ दिए, फिर डिस्कशन भी वहाँ सर करवाए, फिर आप घर आए तो लगा ना भाई 3-4 घंटा तो कम से कम जाएगा आपका। उतना टाइम में आप कम से कम 1 या 2 चैप्टर आप खत्म कर सकते थे रिवीजन करके। आपको हम बार बार कह रहे हैं, अभी जितना चीज़ आपको पढ़ा है एग्जाम में क्या, ये आपको हम गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या रिवीजन ज़्यादा करना है। ये सीक्वेंस आपको पढ़ना है आपको। ये राजा का ये वाला पूछा जाएगा कि राजा को चुनने के लिए उस जमाने में कौन सी संस्था थी? समिति। और समिति कौन थी? आम लोगों की सभा। समझ में आया? ठीक है, इसमें तो आज ज्यादा कुछ नहीं था। और ये सब कंसेप्ट वाला चीज है, समझने वाला चीज है। आपको समझ में आ रहा है दोनों को? आज थोड़ा थोड़ा आ रहा है, 5-10 मिनट और वेट कीजिएगा तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो होता ही है ना, अब आप बीच में आए तो थोड़ा सा लगेगा। हम ये पढ़ा रहे हैं ना, ये वैदिक काल पढ़ा रहे हैं इतिहास में, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक काल पढ़ रहे हैं। अब देखिए, राजा के जो पदाधिकारी थे, ये देखिए, इसका याद रखिएगा, अस्पस, सेनानी, पुरोहित, ये सब क्या है? राजा के 3 मुख्य अधिकारी हैं। उस जमाने भी जो राजा अपने राज्य पे कंट्रोल करता था वो कैसे? सेनानियों के माध्यम से। ये सबसे बड़ा रोल निभाया है भाई साहब, ये पुरोहित। और ये रोल तब नहीं, ये आज के समय में भी निभा रहा है। आज भारत में जितने भी बाबा लोग हैं, बाबा, हर एक बाबा का कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन होता है, वरना पता कर लीजिए। उसका जो इतना बड़ा जो आयोजन होता है ना, उसका फंडिंग कौन कर रहा है? और हर बाबा अपने अपने जो आका हैं उनका प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। ये जो बाबा बागेश्वर हैं, इतना ज़्यादा हिंदुत्व, उनका तो कई सारे रील्स भी वायरल हुआ है। पता चला उनकी जो अपनी सिस्टर थी, उन्हीं का अपनी को रिलेटिव ही थे कोई, उनका मुस्लिम से शादी हुआ था। अब वो आदमी क्या बोलता था? कभी मुस्लिम पे भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बार क्या बोला था? अपने अपने घर में चाकू को धार करके रखना। ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को? बेवकूफ बना रहे हैं धर्म के नाम पे। तो धर्म का इस्तेमाल उस जमाने में भी राजा
अपने लोगों को कंट्रोल करने में किया जाता था, और आज भी हो रहा है। आज ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार का बनने में सबसे बड़ा योगदान है धर्म। लेकिन मजेदार कहानी भी है कि जिस अयोध्या में उम्मीद था कि वन साइडेड जीतेगा, वहीं हराया गया। इसलिए कुछ लोगों ने एक मीम्स भी बनाया है कि बाबू इसको कहते हैं औकाद। तुम राम को नहीं लाए हो, राम तुम लोगों को लाया है, ये उसका एग्जाम्पल था। अरे भाई, कोई राम का कैरेक्टर एक्टिंग कर रहा था, राम का रोल निभाए थे, इसका मतलब तुम राम थोड़ी हो गए। राम बनने के लिए ना बाबू बहुत त्याग की जरूरत पड़ती है। आज अगर राम होते ना तो उनको कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट का जरूरत नहीं था, वो अपने दम पे सत्ता खड़ा कर सकते थे। यह है राम की ताकत। तो वो रावण को हराने के लिए ना कोई पड़ोसी राजा लोगों का मदद नहीं लिए थे, वही बानर भालू को एक साथ बुलाए और प्रकृति के हर एक चीजों की ताकत का वो अंदाजा दिलाए कि प्रकृति में हर चीज ताकतवर हो सकता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हनुमान जी। प्रकृति में हर चीज ताकतवर है, बशर्ते आपको प्रकृति की जानकारी होनी चाहिए। हनुमान और राम का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत अलग है। आप उसको अलग अलग नजरिए से समझ सकते हैं। वो चाहते तो किसी राजा को नहीं इंफॉर्मेशन दिलवा सकते थे। भाई, राजा दशरथ का अपना तूती बोलता था अपने जमाने में, और राजा दशरथ को अगर पता होता कि मेरा बेटा लड़ाई करने जा रहा है, तो अड़ोसी पड़ोसी इतना राज्य था, सभी आदमी को बुला सकते थे। लेकिन नहीं, उनको पता था कि हम अकेले काफ़ी हैं और हमारे साथ जितने लोग हैं ना पर्याप्त हैं लड़ने के लिए। एक मुट्ठी भर सेना जो है इतने बड़े साम्राज्य को हिला डाला। इसलिए कहते हैं जनसंख्या मैटर नहीं करता है, स्किल मैटर करता है। डॉट जैसा देश है ना, ये क्या नाम है उसका, इजराइल, कितना पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है। आज जितना भी आस पड़ोस का जितना देश है सब पे हुकूमत करके रखता है। इससे भी अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको जापान का। अपने टाइम में जापान इतना बड़ा ताकतवर था कि ना वो रसिया को कुछ समझता था, ना वो चाइना को, ना वो अमेरिका को। आज जो वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर, जो सबसे ताकतवर देश है, अपने ज़माने में ना जापान किसी को कुछ नहीं समझता था। रसिया को घर में बुला बुला के मार के भेजता था। उसको कई बार मंगोलिया में मार के भेजा है। और चीन चुपचाप साइलेंट रहता था। जब जापान की सेना चीन से होते हुए जाती थी, चाइना एकदम साइलेंट, कुछ नहीं बोल रहा है। ये था जापान। लेकिन वही है, घमंड सबका टूटता है। अगर वो परमाणु बम पे अटैक नहीं होता ना, तो जापान शांत भी नहीं होता। याद ही होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान क्या हाल किया था सबका। इंडिया भी बच गया लगभग लगभग। तो अंग्रेज गए तो जापानी अटैक करने वाले थे, फिर हम लोग जापानी लोगों का गुलाम करने वाले थे। तो राजा जो है, देखिए, अब ये तीनों आदमी मिलकर के उस जमाने में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करेगा। सेनानी क्या करेगा, ये योद्धाओं का नायक कहलाता है। यानी एक सेनानी के पास कई सारे योद्धा लोगों का ग्रुप है। उस जमाने का आर्मी है, ये आर्मी का ऑफिसर है, ये सेनानी। योद्धाओं का नायक जो हमेशा राजा के साथ रहता था, कि राजा को जब भी जरूरत पड़ेगा सेना का, ये सेनानी हाजिर है, लठैत। अच्छा, उस जमाने में धीरे धीरे करके लोहा का इस्तेमाल धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, हथियार वगैरह भी जबरदस्त हो गया था। इनके बारे में चर्चा तो आराम से करेंगे, क्योंकि इनका हिसाब किताब करेंगे। अस्पष्ट कौन है, गुप्तचर। बिना गुप्तचर का कभी भी आप राजनीति नहीं चला पाएंगे, देश नहीं चला पाएंगे। क्योंकि सूचना बहुत इंफॉर्मेशन है, वो आज के ज़माने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हमारे देश के पास रॉ नहीं होता, आईबी नहीं होगा, तो क्या हमारा देश सुरक्षित है? नहीं। इस देश ने बहुत सारे घटनाओं को टाला है। किसके वजह से? रॉ और आईबी के वजह से। जानकारी पहले मिल जाता है कुछ करने वाला है, तो चलो एक्शन ले लेते हैं। तो हर एक राजा को गुप्तचर की जरूरत पड़ती है। आपको जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वहां भी गुप्तचर के बारे में बताएंगे।
गुप्तचर हर काल में रहा है, बस गुप्तचर का नाम अलग अलग होता है। इस जमाने में गुप्तचर का नाम क्या है? स्पस। अब ये देखिए राजा, ये जो पुरोहित है, उस जमाने में दो महान पुरोहित थे। कौन कौन? एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। यही नाम भूल गए थे वशिष्ठ का। विश्वामित्र जो थे वो थोड़े उदारवादी थे, लिबरल आदमी थे। लिबरल समझते हैं? वो आदमी जो सभी के विचारों को मानता है, आपकी बातों को वो सुनेगा भी, कटाक्ष नहीं करेगा। लेकिन ये कट्टर किस्म के थे, वशिष्ठ। और याद रखिए, आपको पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये वशिष्ठ और विश्वामित्र का रामायण से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप ये समझते हैं तो फिर आपका ही गलती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वेद में राम का भी चर्चा मिलता। ये वशिष्ठ और जो विश्वामित्र हैं ये अलग हैं, और उसमें जो चर्चा किया गया वो अलग है। देखिए, टीचर का काम है जो चीज़ जैसे उसको वैसे बताया जाए। अभी थोड़ा सा हम धार्मिक टाइप के होते ना तो बोल देते तो आप भी तुरंत मान लेते, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों अलग अलग हैं। अब विश्वामित्र जो उदारवादी ऋषि मुनि थे, ये लोगों को आर्य बनाने के लिए, उस जमाने में भी कन्वर्जन होता था। जो अनार्य हैं उसको आर्य बनाना है तो क्या करेंगे? चलो भाई गायत्री मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवस्सुवः, और पूरा मंत्रोच्चार के साथ अनार्य को क्या बनाते थे? आर्य। तो कन्वर्जन जो उस जमाने में भी होता था। और देखिए आगे, राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करेगा? पुरोहित। आज भी करता है। बदले में ये क्या लेंगे? गाय और दासी। गाय लेता है, समझ में आता है। ये क्यों चाहिए भाई आपको? दासी का क्या करोगे? दास क्यों नहीं चाहिए आपको? समझ पा रहे हैं? ओ, तो दास से काम नहीं हो सकता था? नौकरानी ही क्यों चाहिए? नौकर से भी तो काम हो सकता है। तो इनका जो कहानी है ना, ये शुरुआत से विवादों में रहा है। ये बाहर से दिखते कुछ और हैं, अंदर से होते कुछ और हैं। ये खुद को मध्यस्थ बताते हैं, मध्यस्थ। कि भगवान के पास आपका सारा मैसेज हम पहुंचाएंगे, आप चिंता मत करो, अब मजे हम लेंगे। देवघर जाइएगा, कभी गए होंगे, कई बार पैदल वगैरह गए हैं। सावन महीने में जो आदमी, सब लोग मांस मछली इधर के लोग नहीं खाते हैं भाई, लगभग लोग तो भाई सावन में बहुत लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। और कई सारे पंडा जो है वहाँ के, जो पूजा कराने वाले को पंडा बोलते हैं, वो मांस मछली खाते हैं। और झारखंड है तो मदिरा का तो दिक्कत नहीं है, सोम रस भी आराम से पीते हैं। बेचारा गरीब आदमी जो पैदल जाता है, मजदूर क्लास के लोग, गरीब आदमी 1000, 1500, 2000 जमा करके रखता है कि हम बोलबम जाएंगे, और सारा पैसा जो लेकर जाता है करीब पैसा वहीं खर्च करके चला आता है। आज जो भक्त हैं, जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो निरंतर गरीब ही होते जा रहे हैं, और जो मध्यस्थ हैं वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं। क्यों भाई? मेहनत करें हम, मतलब वो बात हो गया ना कि मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। हो ही रहा है, पंडित का तोंद निकल रहा है, चर्बी इतना हो गया है कि चल नहीं पा रहा है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, दुनिया भर का बीमारी है। गरीब आदमी जो दान दक्षिणा, जिसको सिखाया जाता है कि तुम दान दक्षिणा करो, दान करना बहुत ही पुण्य वाली काम है, और भैया दान तुम ही को करें, ये कहाँ लिखा है? 101 और 151 जो मांगते हो, क्यों मांगते हो? क्यों चाहिए तुमको? कहीं कहीं तो पूरा उसका लिस्ट होता है, पूजा करना है, स्पेशल पूजा, वीआईपी दर्शन करवाया जाएगा आपको। हाँ, सावन के टाइम में 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10-10 घंटा, 20-20 घंटा का लंबा लाइन लगता है। आपके पास पैसा है 2000 रुपया, 20 मिनट में पूजा हो जाएगा, आपके लिए शॉर्टकट लाइन बनाया जाएगा। मतलब भगवान का पूजा करने में भी घोटाला है।
ये है धर्म का कहानी। ये भाई साहब को गाय चाहिए, दासी चाहिए, वो भी और क्या क्या, प्रचुर, थोड़ा मोड़ा नहीं, ढेर सारा मात्रा में दान दक्षिणा चाहिए। इनका पेट पहले से निकला हुआ है, इसलिए आज तक नहीं भरा है। यही जो सोच है ना, इसी सोच को कहते हैं ब्राह्मणवाद। व्यक्ति इसके खिलाफ होता है। और कोई व्यक्ति पुरोहित है, देखिए पुरोहित होना और ब्राह्मण होना फर्क है। हर एक ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता। मूर्ख बना रहे हो यार लोगों को। एक जमाने में तुम तब मूर्ख बनाते थे, क्यों? ताकि ये खुश हो जाए। कहां गए भाई साहब? ये राजा, इनका सत्ता बना हुआ रहे, राजा का शासन बना रहे, इसके लिए लठैतों का फौज है, गुप्तचर भी लगा दिए हो, और ये चाहिए। हम कहते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका रीजन देखिए क्या होता है। किसी भी समाज को कंट्रोल करना है, अगर आपको है, आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? दो तरीके से। एक होता है बलपूर्वक, बलपूर्वक ताकत से, और एक होता है इमोशन से, इमोशनल तरीके से, भावनात्मक रूप से कंट्रोल करना इसको बोलते हैं। एक है बलपूर्वक, दूसरा क्या है? भावनात्मक कंट्रोल जिसको बोलते हैं, भावनात्मक रूप से। एकदम उसका गुत्थी समझिएगा। आपको जो ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर ऐसा है कि पूरा का पूरा पोल पट्टी खोल देता है, अभी का धागा खोल के रख देता है सारा ब्राह्मणवाद का। इसलिए कहते हैं कि पूरा इतिहास का सारा चैप्टर एक तरफ है। अगर आप छोड़ दीजिए, आप हड़प्पा नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, वैदिक कल्चर अगर आप ठीक से पढ़ लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये घोटाला कहां से शुरू हुआ है। जिस धर्म की बात बोलते हैं ना, इस धर्म की शुरुआत वहीं से हुआ है। कर्मकांड की शुरुआत, हालांकि ऐसा नहीं कि हड़प्पा काल में नहीं था, पर इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, इतना अच्छे तरीके से। अब ये देखिए, बलपूर्वक अगर आप किसी को कंट्रोल करिएगा, आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाइएगा। कर पाएंगे? किसी को लाठी के दम पे ज्यादा दिन हम कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाइएगा। लॉन्ग टर्म में, लंबे समय तक अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? और इमोशनल तरीके से करने का मतलब है किसका रास्ता अपनाना पड़ेगा? धर्म का। आपको धर्म का डर दिखाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये जो राजा है, ये कोई नॉर्मल राजा नहीं है। इसके सपने में भगवान आते हैं। अब भगवान ने कहा है कि तुम्हारा जो जन्म है वो केवल हुआ है शासन करने के लिए, और लोगों का कर्तव्य है, लोगों का फर्ज है कि लोग तुम्हारी आज्ञा को माने। और यही बात किसके मुंह से कहलवा रहा है? इस धूर्त के माध्यम से। ये जो धूर्त है, ये धूर्ताईपन आज नहीं कर रहा है, ये पहले से करते आ रहा है। क्यों चाहिए? सत्ता, ये सत्ता का लालच। जैसे ये भी करते हैं बाबा लोग। कितने सारे बाबा आए और सबका कच्चा चिट्ठा निकल के चला गया। बाबा निर्मल बाबा, राधे माँ, आसाराम बापू, इसके पहले और भी बाबा लोग थे जिनका आपको नाम भी ध्यान में नहीं है। अच्छा है कि नाम नहीं पता है हमको। हाँ, एक बाबा तो अपना आइलैंड बना दिए। जो बाबा दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं, क्या लाए हो, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, और यही बोलने का, ढेर सारा पैसा लेके चले जाते हैं, यही बोलने का। तो ये जो धर्म है, इस धर्म का इस्तेमाल किया गया लोगों को भावनात्मक रूप से नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। भगवान का डर दिया, लोगों में ये चीज दिमाग में डाला कि अगर तुम राजा की बात नहीं मानोगे तो ये देवताओं का अपमान होगा, क्योंकि राजा कौन है? देवता का पुत्र है। अब धीरे धीरे एक और खेल क्या चलेगा। अभी तक आपको हमने क्या बताया कि राजा का जो चुनाव होता था वो उसके बल के आधार पर होता था, वो उसके शौर्य के आधार पर होता था। अब खेल क्या बदल जाएगा?
इसका मतलब ये होता है कि राजा जो है काबिलियत के आधार पर चुना जाता था, योग्यता के आधार पर चुना जाता था, यानी कि जन्म के आधार पर किसी को योग्य नहीं मानेंगे। लेकिन अब क्या खेल चलेगा, जन्म के आधार पर राजा बना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देवता का पुत्र है। अब फिर जो अगला जनरेशन है वो भी क्या है, देवता का वंशज है वो। अब किसी दूसरे आदमी को राजा बनने नहीं दिया जाएगा। तो कभी भी कोई आदमी नहीं चाहता है कि हमारा जो सत्ता है वो कोई और छीने। अब राजा बूढ़ा हो गया, उसको पता है कि 1-2 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, तो राजा क्या दिमाग लगाएगा, किसी तरह जो अपना बेटवा है ना इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो आज जितने सारे नेता लोग अपना बेटा लोग को एडजस्ट कर रहे हैं ना, जो परिवारवाद की बात जो करते हैं, ये कोई एक पार्टी में परिवारवाद नहीं है, हर एक पार्टी में परिवारवाद है। कोई एक पार्टी बता दीजिए जिसमें कि परिवारवाद नहीं है। और ये परिवारवाद वैदिक काल से चलते आया है। शुक्र है कि भी हड़प्पा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्या पता हो सकता है हड़प्पा काल से चलते आया हो। अभी तक तो हम इतना ही जानते हैं ना कि वो बिजनेस क्लास के लोग थे, राजा उस समय बिजनेस क्लास का लोग होता था। अभी तो राजा बिजनेस क्लास के लोग नहीं है। उस जमाने इस जमाने में जो राजा को हम चुनते थे वो किस आधार पे चुनते थे, ताकत के आधार पे, बल के आधार पे। और काम क्या करवाना है, पशुओं की रक्षा, कबीले की सुरक्षा, बस ये काम था। और अभी राजा, अभी तो राजा को जेड सिक्योरिटी चाहिए, राजा दूसरे को सुरक्षा थोड़ी देगा, राजा के लिए स्पेशल जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए। आप राजा से मिल नहीं सकते हो क्योंकि वो राजा है। कहता जरूर है कि हम क्या बोलते हैं उसको, हाँ सेवक हैं। वो बीच में चला था ना कैंपन, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। कहने का कुछ और होता है और होता कुछ और है। अगर चौकीदार इतना सस्ता होता ना तो कोई भी आदमी माइक लेके पूछ लेता कि चौकीदार बताओ इतने टाइम में तुम क्या क्या काम किए थे। चौकीदार जो है ना एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। सवाल कभी महंगाई पे पूछ लो तो जवाब कुछ और होता है, कुछ भी पूछो नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार, ज़्यादा पूछोगे तो पाकिस्तान भेज देंगे, ये नहीं पूछ, यही सब सवाल चलता है। तो मूर्ख आज भी जनता को बनाया जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में जनता को मूर्ख बनाया जाता है, कांग्रेस के टाइम में भी खूब बनाया गया। गरीबी हटाओ के नारा लगाए थे इंदिरा गांधी जी, गरीब हटा दी वो, ये खेला तब भी चला था। देखो नेहरू से तुलना अगर कर, देखो नेहरू एक अलग चीज थे, नेहरू का तुलना बाकी पीएम से नहीं कर पाओगे। कभी बताएंगे कि नेहरू क्यों इतने स्पेशल थे। गलतियां उनसे भी हुई, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के मैटर में उनसे भी मिस्टेक हुआ है, पर वो जानबूझ के मिस्टेक नहीं था। जैसा सिचुएशन था जो उनको लगा वो किए। वो चाइना पे विश्वास करते थे, उनको नहीं अंदाजा था कि चीन मेरे पीठ पीछे जो है छुरा घोपेगा, उनको नहीं अंदाजा था। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे। भाई जानबूझ के थोड़ी कोई करता है। हम उनके नियत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, पर जो अभी वर्तमान के नेता हैं उनके नियत पे तो सवाल होगा। सवाल खड़ा किए तो महंगाई खत्म करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। पता चला किसानों की जनसंख्या तो दुगनी हो गई पर उनकी आय दुगनी नहीं हुई। महंगाई दुगनी कर दी आप, बेरोजगारी दुगनी कर दी आप। फिर ज्यादा लोग सवाल पूछोगे तो 2-4 बाबा फिर लॉन्च कर देंगे। प्रदीप बाबा, वो बाबा है ना प्रदीप मिश्रा, अभी बाबा लॉन्च होते रहते हैं बीच बीच में इसी काम के लिए, ताकि पब्लिक का ध्यान हम कहीं और लगा के रखें, उलझा के रखें। अरे भाई धर्म तो प्राइवेट चल चीज होता है ना, वो निजी चीज होता है। हम घर में किसको पूजेंगे किसको मानेंगे वो हमारा चीज है। सार्वजनिक रूप से इतना बड़ा महिमा मंडल करने का क्या जरूरत है भाई। कभी इतने लोगों का भीड़ जुटा के रोजगार दिए हो? नहीं। लेकिन तुम मंदिर के लिए लाइन में जरूर लगा दोगे, वो भी पूजा करने के लिए पैसा लोगे। ये उनको चाहिए था दान दक्षिणा। तो यही प्रक्रिया जो भावनात्मक रूप से जो कहे उनको समझ में आ गया, ये तरीका अच्छा है, धर्म का इस्तेमाल करो। राजा बीच बीच में देखिएगा यज्ञ अनुष्ठान करवाएगा, राजसू यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। ये क्यों करवा रहे हो? ये ड्रामा इसलिए कर रहा है क्योंकि राजा को पब्लिक के सामने दिखाना भी तो है।
तब अब अश्वमेव यज्ञ क्या दिखाना चाहते हैं कि हम कितने पराक्रमी हैं, ताकतवर हैं, जहां तक मेरा घोड़ा जाएगा पूरा क्षेत्र मेरा होगा। यह था अश्वमेव यज्ञ। राज तिलक होगा तो उस पर यज्ञ होगा, राजा युद्ध लड़ने जाएगा तो उस पर यज्ञ होगा, जीत कर आएगा तो उस पर यज्ञ होगा। धर्म का जो चस्का है ना, जो तड़का है, खूब लगाया गया है। ये अपने जमाने का था। थके नहीं है ना? थक गए क्या? बताइएगा, ऐसा ना हो कि हम भी शोषण कर लें। कौन सा? अच्छा, ये तो बता ही दिया आपको। जो नौकरशाही का मतलब होता है कि जो राजा के जितने सारे मंत्री होंगे, खुद राजा भी उनके अपना रिलेशन, ब्लड रिलेशन के आधार पे होगा। जिसका मतलब कि अब जैसे कोई मंत्री है, अब अगला मंत्री कौन बनेगा? मंत्री का ही जो अगला जनरेशन वाला होगा। तो रक्त संबंधित हो गया। अब अपने ही खानदान के सभी लोगों को हाँ अगला पोस्ट मिलेगा, जिसको विशुद्ध रूप से परिवारवाद कहते हैं। उस जमाने में भी प्रतिनिधि संस्था होता था, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। जैसे आज के समय में आप लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। देखिए, ये एग्जाम में कई बार आया है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राजा का जो चुनाव होता था वो कैसे होता था? समिति के आधार पे। राजा का जो चुनाव है वो कौन करेगा? समिति करेगा। हाँ, ये समिति क्या था? आम लोगों की संस्था, यानी कि समिति यानी कि ग्रुप। जस्ट लाइक उसको समझ लीजिए लोकसभा की तरह। आम लोगों की संस्था को क्या बोलते हैं? समिति। महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेंगे? यही लेता था। जितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता था यही लेते थे, मतलब इनके माध्यम से राजा लेते थे। उसके अलावा राजा का निर्वाचन भी कौन करेगा? यही करेगा। लेकिन एक जमाने के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों? अभी तो राजा का चुनाव योग्यता के आधार पर हो रहा है, चुनाव होगा। लेकिन जब राजा अपने आप को बोलेगा हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम देवता के पुत्र हैं, और एक टाइम के बाद इतना ही नहीं, राजा खुद को ही बोला कि हम ही देवता हैं। पहले बोला हम देवता के पुत्र हैं, फिर बोला हम ही देवता हैं। और राजा अपना मंदिर बनवाएगा, अपना मूर्ति बनवाएगा, मंदिर में स्थापित करवाएगा और लोगों को कहेगा इसके पूजा करो। ये होने लगा, राजा का मूर्ति बनने लगा। जैसे मायावती बनवाई थी अपना, याद है? मायावती बनवाई थी एक बार, बहुत बड़ा स्टैचू बनवाई थी, अपना स्टैचू बनवाई थी। हाँ, तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि ये समिति क्या है? आम लोगों की संस्था, और राजा का निर्वाचन समिति करता है। ठीक है। सभा क्या है? देखिए, कबीले का जितना भी वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जितने अनुभवी लोग हैं, उन लोगों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सभा। बूढ़े लोगों का जो ग्रुप है, अनुभवी लोगों का जो ग्रुप है, उसको हम क्या कहते हैं? इनका काम क्या है? शुरुआत में जो जस्टिस होगा वो कौन देंगे? ये लोग देते थे। यानी कि न्यायपालिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने जमाने में, न्यायपालिका काम कौन करेगा? उस जमाने में जुडिशरी का काम कौन करेगा? सभा। ठीक है। एक और संस्था था, उसको क्या बोलते हैं? विदत बोलते हैं। यहाँ पे विदत होगा, विदत्र नहीं होगा, विदत। विदत जो है संस्था, जो वो क्या है? कहा जाता है कि आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था है। यानी कि ये जो सभा और समिति है, इससे भी जो पुराना संस्था है उसको हम क्या बोलते हैं? विदत। और इसका कार्य क्या होता था? सैनिक और असैनिक कार्य, यानी कि जो डिफेंस वाला जो काम है, मिलिट्री वाला जो काम है, सैनिक कार्य भी होगा और असैनिक कार्य, दोनों कार्य इसी संस्था के माध्यम से होता था। इस दोनों संस्था से पहले की बात है, उसके बाद ये दोनों संस्था आया है। इस दोनों संस्था का वैल्यू समझ रहे हैं? और इसी वैल्यू के वजह से क्या बोलते हैं? प्रजापति की दो पुत्री कहा जाता है। किसको? प्रजापति की दो पुत्री सभा और समिति को कहते थे। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये चर्चा कहाँ है, क्या हुआ? अथर्ववेद में। ठीक है। अब हम लोग
ये खत्म ही कर लेते हैं क्या? उसके बाद सीधा उत्तर वैदिक काल का कंपेयर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। अब देखिए उस जमाने में जो राजा इतना काम करता था उसका टैक्स सिस्टम कैसे चलता था, क्योंकि बिना टैक्स का तो काम नहीं हो पाएगा। उस जमाने में प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश, याद रखिएगा, स्वेच्छा से देते थे। स्वेच्छा मतलब जितना मर्जी होगा उतना हम देंगे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग चंदा देते हैं, भाई जिसको 21 रुपया देना है, 11 रुपया देना है, 51 रुपया देना है, कोई कोई 1100 देता है, 1-1 लाख रुपया देता है। तो चंदा जैसे देते ना, उसी जमाने में, उस जमाने में कैसे देते थे? चंदा की तरह स्वेच्छा से देते थे। और इस अंश को क्या बोलते थे? तो राजा को जो हम टैक्स देते थे उस टैक्स को क्या बोलते थे? बलि। मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार कि गांव में, आप लोग के यहाँ भी बलि प्रथा चलता होगा दुर्गा पूजा के टाइम में, मेरा पुरोहित से बहस हुआ क्योंकि हम बलि प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। बाकी का सारा जो स्टोरी हुआ उस बाद बताएंगे आपको। कंक्लूजन ये हुआ कि वो अड़ गए थे। मेरा ये मानना था कि बलि प्रथा कभी था ही नहीं पहले। उनका कहना था कि नहीं, वैदिक काल के समय से बलि प्रथा चलते आया है। हम बोले बलि प्रथा उस जमाने में नहीं था। उनका कहना था कि था। हम क्या, अगर आपको हम दिखा दिए कि उस जमाने में बलि प्रथा नहीं था तो आप कल से जजमानी छोड़िएगा? सबके सामने बोल रहे हैं, बोलिए। अभी दिखाते हैं गूगल पे। अड़ गए मेरे से वो फटाफट जो है अपना गूगल करके दिखा दी, यही वाला दिखाए थे, बलि। हम कहे हे प्रभु, इस बलि का मतलब वो बलि जानवरों की बलि नहीं है। इस बलि का मतलब क्या होता है? चढ़ावा। और चढ़ावा क्या? टैक्स। ये नहीं कि जानवर काट के दे देते थे, जिसके पास जो होगा स्वेच्छा के लिए राजा को देता था। यहां पर कोई भगवान के लिए कोई बलि प्रथा नहीं चलता था। यहां पे बलि का मतलब क्या है? टैक्स। अब देखिए एक चीज और, युद्ध में प्राप्त भेंट, जो भी युद्ध वगैरह जो होता था, राजा जो भी हासिल करता था, युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की जो वस्तुएं थी ये वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। सभी को, जो भी जीत कर आए सब में बटेगा। राजा अपने पास नहीं रखता था। उस जमाने में राजा अभी तक उतना अमीर नहीं हुआ है क्योंकि धन का संकेंद्रण हो रहा है, सॉरी विकेंद्रीकरण। जो भी लूट के आएंगे सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो राजा के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता था। ठीक है, ऐसे किसी भी अधिकारी का पता नहीं चलता है जो टैक्स वसूलता। यानी अपने ज़माने में, यानी कि वैदिक काल में, किसी टैक्स कलेक्टर का नाम नहीं है। कर वसूलने वाला किसी अधिकारी का पता नहीं चलता, जबकि आगे चल के टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और ये जो स्वेच्छा है, इस स्वेच्छा की जगह पर क्या हो जाएगा? अब आप पर आरोपित कर दिया जाएगा। स्वेच्छा नहीं रहेगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा। हाँ, देना पड़ेगा, कंपलसरी कर दिया जाएगा। और ये देना पड़ेगा, आरोपित कर दिया जाएगा, आपको जबरदस्ती देना पड़ेगा। उस जमाने का जो अस्थायी सेना था राजा का, जो टेम्पोररी सेना, झगड़ा लड़ाई हुआ, लठैत लोगों को बुला लिए, उस लठैतों की फौज को क्या बोलते थे? ब्रात, गण, ग्राम और सर्द। याद रहेगा? अब जल्दी से हम लोग थोड़ा बहुत और बचा हुआ इसको खत्म ही कर लेते हैं। कुछ अन्य अधिकारी भी थे। कौन कौन अधिकारी थे? ब्राजपति, कुलपा और ग्रामिणी, ये तीनों के बारे में पूछ चुका है। ब्राजपति किसको कहते थे? जिसको ब्रजपति भी कहते हैं। चारागाह या बड़े जत्थे का अधिकारी। उस जमाने में जो जानवरों को चराने के लिए जो चारागाह का अधिकारी रखा गया होगा उसको हम क्या बोलते थे? ब्राजपति। कल्पना कीजिए उस जमाने में जो राजपति का नियुक्ति होता होगा, उसका एक ही काम होगा, इस कबीला में जितने भी जानवर हैं सबको कौन चराएगा? तुम चला। क्योंकि काम सबको बटा हुआ था। जानवर तुम चराओगे, जंगल से लकड़ी तुम लाएगा, कबीले में जितने सारे बच्चा हैं उसको कोई और संभालेगा, और खाना कोई और पकाएगा। और एक आदमी जो सरदार है उसका काम क्या है? देख रेख करना और सभी को काम बांटना। जस्ट लाइक समझ लीजिए पिकनिक था वो। ठीक है। रोचक तथ्य क्या है कि ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। कहीं पर किसी न्यायाधिकारी का, कोई ऑफिसर का उल्लेख नहीं है। हाँ, ये था कि जो
समिति के जो मेंबर थे वो कर देते थे, हाँ, लेकिन वह कोई आदर्श समाज भी नहीं था कि वहाँ पे किसी न्यायपालिका का जरूरत नहीं पड़ता होगा। भाई हर जमाने में चोरी लूटपाट हर काल में होता था, इसकी जरूरत ना रही हो, लेकिन चूंकि चोरी और सेंधमारी उस जमाने में भी होती थी, खास करके किसकी चोरी? गायों की। गायों की चोरी तो विशेष रूप से होती थी, और ऐसी समाज विरोधी हरकतें रोकने के लिए क्या होता था? राजा अपने पास गुप्तचर रखता था। ठीक है, अब जो हमारा ये टॉपिक है उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल पढ़ लिए। अब उत्तर वैदिक काल में जो हुआ, यानी ये जो बात हम कह रहे हैं, ये कब से कब तक की बात बोल रहे हैं? ये होगा 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का जो है। अभी जितना हम पढ़े थे वो कब से कब तक था? 1500 से लेकर के 1000 BC। अब इन दोनों का तुलना करेंगे कि दोनों काल में क्या क्या हुआ। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है।